आज का टॉपिक है रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ इस पॉइंट पर अपने अपने क्या व्यूज़ रखता है। अगर हम रिवोकेशन की बात करते हैं तो सेक्शन 3, 4, 5, 6 ये रिलेट्स करते हैं रिवोकेशन के बारे में। जहाँ 3 बात करता है कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन की भी बात करता है, तो 4 कहता है कि कब वो कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कब कंप्लीट हो जाता है। 5 कहता है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। 6 बताता है कि रिवोकेशन हाउ मेड। एमसीक्यूज में ये भी क्वेश्चन बन करके आ जाता है, रिवोकेशन हाउ मेड ये कौन सा सेक्शन है। चलिए, द वर्ड रिवोकेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड रिवोकेयर, कॉल बैक, कॉलिंग बैक ऑफ अ थिंग ग्रांटेड। जो आपने दे दिया है उसे वापस ले रहे हैं। क्या दिया आपने? आपने प्रपोजल दे दिया, अब आप उसे क्या कर रहे हैं? रिवोक कर रहे हैं, उसे बैक कर रहे हैं। क्या दे दिया आपने? आपने एक्सेप्टेंस दे दिया, अब आप क्या कर रहे हैं? आप उस एक्सेप्टेंस को अब बैक कर रहे हैं, रिवोक कर रहे हैं। दैट्स कॉल्ड रिवोकेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। सेक्शन 5। सेक्शन 5 बोलता है ए प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम। आप प्रपोजल कर रहे हो, आपने प्रपोजल किया क्या? हाँ किया, तो आप कोई बात नहीं, आप उसे रिवोक कर सकते हो किसी भी समय। बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस। बिफोर यानी कि एक बात इन्होंने कह दिया कि आप कभी भी उसे रिवोक कर सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आपका जो रिवोकेशन है ना, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस। इट्स एक्सेप्टेंस, इट्स किसके लिए यूज हो रहा है? प्रपोजल के लिए। बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल। तो हमने कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पढ़ा था सेक्शन 4 में कि वो कंप्लीट कब होता है। तब उसमें हमने पढ़ा था दो तरह से, एज अगेंस्ट प्रपोजर और एज अगेंस्ट एक्सेप्टर हिमसेल्फ। तब एज अगेंस्ट प्रपोजर के समय मैंने ये बात बताई थी कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जैसे ही एक्सेप्टर अपने एक्सेप्टेंस को लेटर बॉक्स में पोस्ट कर देगा तो ये माना जाएगा कि उसका एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया एज अगेंस्ट प्रपोजर। अब प्रपोजर जो है वो रिवोक नहीं कर सकता, तो इसने कहा है कि रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एट एनी टाइम बट बिफोर कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रपोजर। प्रस्तावक के विरुद्ध संसूचना, स्वीकृति की संसूचना पूरी होने से पहले पहले। ए ने प्रपोजल किया बी को, और बी ने क्या किया? इस लेटर बॉक्स में अपना एक्सेप्टेंस डालने से पहले पहले, बिफोर, बस। अब ए अगर अपने प्रपोजल को रिवोक करना चाहता है तो ये बी ने अपना एक्सेप्टेंस लेटर इसके अंदर पोस्ट किया, उस पोस्ट के करने से पहले पहले ये वाला नॉलेज इसके पास में पहुंच जाना चाहिए। तो रिवोकेशन लेटर इसके पास पहुंच जाना चाहिए, इसके द्वारा एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट करने से पहले पहले, तब आपका प्रपोजल रिवोक हो सकता है। और यहां पर सेक्शन 5 जो रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल की बात कर रहा था वो कंप्लीट होती है। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? पूछ लीजिए। और अब बात करेंगे रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ये भी आपको सेक्शन 5 में दिया हुआ है। सेक्शन 5 क्या बोलता है इसके बारे में? एन एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम। किसी भी समय आप रिवोक कर सकते हो। बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस एज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। उसके बाद नहीं।
यही वाली बात रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल में लिखी थी लास्ट में, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। तो रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कौन करेगा? एक्सेप्टर करेगा। एक्सेप्टर ने क्या किया कि अपनी एक्सेप्टेंस लेटर यहां पे पोस्ट कर दी। अब ये लेटर जा रहा है, लेकिन एक्सेप्टर अब ये चाहता है कि मैंने जो एक्सेप्टेंस दी है उसको रिवोक करना है, कॉल बैक करना है। तो कब कर सकता है वो? ऐसे, इसके पहुंचने से पहले, क्योंकि जैसे ही एक्सेप्टेंस लेटर यहां पहुंच गया और बाद में रिवोकेशन आता है तो कोई मतलब नहीं है फिर तो, क्योंकि एक्सेप्टेंस लेटर एक बार इसके पास पहुंच गया तो इसका मतलब है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। जैसे इसकी नॉलेज में आ जाएगा इसकी तरफ से एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया। अगर आप रिवोक करना चाहते हो तो कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट एक्सेप्टर हिमसेल्फ कंप्लीट होने से पहले तो ये पहुंचे, उससे पहले आपका रिवोकेशन वाला लेटर प्रपोजर के पास पहुंच जाना चाहिए। और यहां पर रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है। किसी को कोई चीज पूछनी हो तो पूछ लीजिए। आइए अब कुछ रोचक बातें बताते हैं आपको। रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के बारे में ही आएगी। अब हम बात करेंगे रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की। इंग्लिश लॉ में क्या बोलता है और इंडियन लॉ इसके बारे में क्या बोलता है। आपने एक कोटेशन तो पढ़ा होगा, वो एंशन के द्वारा कहा गया एक स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा एंशन का। उन्होंने ऑफर को कंपेयर किया विद ए ट्रेन ऑफ गन पाउडर। ट्रेन ऑफ गन पाउडर, ऑफर को विद ए लाइटेड मैच, इसको तो उन्होंने कंपेयर किया एक्सेप्टेंस से, और ट्रेन ऑफ गन पाउडर को उन्होंने कहा ऑफर। तो एंशन का कहना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब ऑफरर ऑफर करता है तो उसे बोला उन्होंने वो एक ट्रेन है जिसके अंदर गन पाउडर भरा हुआ है, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? गन पाउडर। अब ये क्या है? ये ऑफर है। अब हम क्या करेंगे? एक माचिस लेंगे और उसको यहां जला देंगे। सब वो जैसे ही, अब माचिस को इसने बोला है एक्सेप्टेंस। अब जैसे ही हमने इसको जलाया, जलाती क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा, ये एक्सप्लोड, ये लो, ये ब्लास्ट हुआ। तो एंशन कहते हैं ऑफर एक ट्रेन ऑफ गन पाउडर की तरह है और एक्सेप्टेंस जो होता है वो लाइटेड मैच होता है। जैसे ही हम उसको, जैसे ही माचिस की तिल्ली जला देते हैं वैसे ही उसमें से विस्फोट हो जाता है। तो इस बात से एंशन क्या समझाना चाह रहे हैं? वो ये कहते हैं कि अगर ए ने कोई प्रपोजल दिया है और बी ने अगर वो एक्सेप्टेंस जैसे ही लेटर बॉक्स में डाला, यस आई एम रेडी टू परचेज योर कार फॉर ₹10,000, ये एक्सेप्टेंस लेटर है। जैसे इसे लेटर बॉक्स में डाला, इसका मतलब है माचिस जला दी, और माचिस जलाती क्या होगा? विस्फोट हो जाएगा। तो जैसे ही उसने लेटर बॉक्स में एक्सेप्टेंस लेटर डाला और कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ, इसका मतलब यह हुआ कि इंग्लिश लॉ में, इंग्लिश लॉ के अंदर एक्सेप्टेंस इज इर्रिवोकेबल।
इन इंग्लिश लॉ एक्सेप्टेंस इज इररिवोकेबल, वो रिवोक नहीं किया जाता। एक बार आपने एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। एक्सेप्टेंस इज इररिवोकेबल, ये याद रखना इन इंग्लिश लॉ। इंडियन लॉ के अंदर ये बात नहीं है। इंडियन लॉ में जो एक्सेप्टर होता है उसकी जो पोजीशन होती है वो बहुत ही एडवांटेजियस पोजीशन होती है, फायदेमंद पोजीशन पे रहता है वो। तो यहां पर जो एक्सेप्टेंस होती है वो रिवोकेबल होती है। इंडियन लॉ में एक्सेप्टेंस कैसी होती है? रिवोकेबल, और इंग्लिश लॉ में इररिवोकेबल। और इंग्लिश लॉ के अंदर ये स्टेटमेंट दिया है एंसन ने, ऑफर को उन्होंने तुलना करी है ट्रेन ऑफ गन पाउडर, और एक्सेप्टेंस को बताया लाइटेड मैच। इनका कहना है एक बार उन्होंने जला दिया माचिस, काम खत्म, कॉन्टैक्ट हो गया। अब यहां पर सेक्शन 5 कंप्लीट होता है। सेक्शन 6 रिवोकेशन हाउ मेड। एग्जाम में, मेंस में 3 नंबर का क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। प्रतिसंहरण कैसे किया जाता है? ए प्रपोजल इज रिवोक्ड बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी। तो पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन। सेक्शन 6 का 1 कहता है बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? बाय द लैप्स ऑफ द टाइम। ऐसी प्रस्थापना में उसके प्रतिग्रहण के लिए विहित समय के बीत जाने से। प्रपोजर ने क्या कर रखा है? कोई समय निश्चित कर रखा है, कोई समय बता रखा है कि 3 दिन में आप मुझे जवाब दें, 4 दिन में मुझे रिप्लाई दें। अगर वो 4 दिन बीत जाते हैं तो ये माना जाएगा कि प्रपोजल रिवोक हो गया। या यदि कोई समय इस प्रकार विहित ना हो और यदि प्रपोजर ने कोई समय नहीं दे रखा तो प्रतिग्रहण की संसूचना के बिना युक्त समय बीत जाने से, तब ऐसी सिचुएशन में रीजनेबल टाइम देखा जाएगा कि रीजनेबल टाइम में कोई जवाब नहीं आया तो ये माना जाएगा कि प्रपोजल खत्म हो गया। बाय द लैप्स ऑफ द टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस, और इफ नो टाइम इज सो प्रिस्क्राइब्ड, तो यहां से एमसीक्यूज का क्वेश्चन बनता है। इफ नो टाइम इज सो प्रिस्क्राइब्ड, अगर कोई टाइम नहीं बताया हुआ है तो आप इस बात को सेट कर लो, रीजनेबल टाइम। बाय द लैप्स ऑफ ए रीजनेबल टाइम, एंड व्हाट इज द रीजनेबल टाइम? It depends upon the facts and circumstances of each case. अब आता है थर्ड पॉइंट, बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर, यानी एक्सेप्टर फेल हो गया है। किस बारे में? टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट। कंडीशन प्रेसिडेंट मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हम काफी अच्छा सा पढ़ के आए हुए हैं इस चीज को। पहले शर्त पूरी करनी है भाई साहब, आपको कोई कंडीशन आपके ऊपर लगा दी गई है, उस कंडीशन को आप पूरा करिए। टू एक्सेप्टेंस से पहले आपको एक कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। आपने वो कंडीशन पूरी करी नहीं तो फिर प्रपोजल खत्म हो गया। बाय फेलियर, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, बाय फेलियर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट, पूर्ववर्ती शर्त आपने पूरी नहीं करी। लास्ट, बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर। इसमें से एमसीक्यूज पूछ लेते हैं। बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर क्या कहता है ये? प्रस्थापक की मृत्यु या उन्मत्तता से। लेकिन आपको यहां एक बात याद रखनी है कि एक्सेप्टर को
इस बात की इंफॉर्मेशन की प्रपोजर की डेथ हो गई है या वो इंसेन हो गया है, एक्सेप्टेंस से पहले ये बात पता चल गई, तब ये रिवोक माना जाएगा। एक्सेप्टेंस आपने कर लिया, उसके बाद आपको पता चला कि जिसने प्रपोजल दिया था वो मर गया, अब तो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। एक्सेप्टेंस से पहले यदि आपको यह बात पता चल गई कि प्रपोजर की डेथ हो चुकी है और उसके ठीक अगले दिन आपके पास प्रपोजल लेटर आता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। कहता है बाय द डेथ और इंसेनिटी ऑफ द प्रपोजर, कॉमा, इफ द फैक्ट, कौन सा फैक्ट, ऑफ हिज डेथ और इंसेनिटी comes to the knowledge of the acceptor before acceptance, acceptance से पहले acceptor को, acceptance से पहले यदि उस व्यक्ति को जिसको प्रपोजल किया गया है ये बात पता चल जाती है कि प्रपोजर की डेथ हो गई है, इंसेन हो गया है, तो ये माना जाएगा कि वो प्रपोजल खत्म है। और यहां पर सेक्शन 6 कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन ओवर टेलीफोन। देखिए, टेलीफोन, टेलेक्स, फैक्स, इस पर जो हम लॉ पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहली बात है कि इंडिया में और इंग्लिश लॉ में, इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ इस बात पर सेम है। आखिर टेलीफोन से जब हम कोई मैसेज, जब हम कोई प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, या यूं कहा जाए जब हम टेलीफोन से किसी भी तरह का कांटेक्ट करते हैं, तो वो कांटेक्ट कब पूरा माना जाता है? ये बात सेम उसी तरह से मानी जाती है जैसे कि हम फेस टू फेस बैठ करके बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब एक्सेप्टेंस आपको प्रॉपर सुनाई आ जाए तो मानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। सपोज ए ने कहा फोन लेके, हेलो, हाँ बी कैसे हो, मैं ए बोल रहा हूँ। नहीं मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मैंने फोन इसलिए किया था कि आई वॉन्ट टू सेल माई कार फॉर ₹10,000, वुड यू लाइक टू परचेज इट? अब उसने उसका जवाब दिया होगा, यस आई एम रेडी टू परचेज इट, पर मुझे कुछ सुनाई नहीं आया। मेरे सर के ऊपर से एरोप्लेन जा रहा था जिसकी वजह से मुझे कुछ भी साउंड नहीं आया। क्या कहा? नहीं मैं सुन नहीं पाया, एक्चुअली मैं ऊपर से हवाई जहाज जा रहा था यार, सुनाई नहीं आया, बोलना दोबारा। अच्छा तुम खरीदने को तैयार हो, ओके। तो जब तक ऑफर करने वाला, प्रपोजल करने वाला एक्सेप्टेंस को सुन नहीं लेता, प्रॉपर उसको सुना ही नहीं आता, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, चाहे उसने बोल दिया हो यस आई एम रेडी टू परचेज इट। ये तो हो गई बात आपकी टेलीफोन। इंग्लिश जो केस है इस पर, उसका नाम लिख लीजिए। कहा गया था कि एक्सेप्टेंस का मैसेज जब उसे प्रपोजल करने वाला सुन लेता है, समझ लेता है, तो ये माना जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। इसी बात पर जो इंडियन केस है वो आपको लिखना होगा। इंडियन जो केस है, भगवान दास गोवर्धन दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास, इस मामले में बिल्कुल क्लियर कह दिया कि when the acceptance received by the proposer, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ। जैसे कि ए ने बी को प्रपोजल भेजा, फोन मिलाया, हेलो आई वांट टू सेल माई कार फॉर ₹10,000, वुड यू लाइक टू परचेज इट? इतने में क्या हुआ, फोन डेड हो गया मेरा। उधर से उसका जवाब आ गया, मान लो उसने जवाब दिया एक्सेप्टर ने, यस आई एम रेडी टू परचेज योर कार फॉर ₹10,000, लेकिन फोन तो मेरी तरफ से डेड हो गया।
अपेक्षा की जाती है कि जब भी कोई दो लोग बात करते हैं तो जब एंड होता है तो इस तरह से नहीं होता कि वो कोई बात ही ना करे। ओके, बाय, सी यू, टेक केयर, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे बहुत अच्छा लगेगा इस कॉन्ट्रैक्ट को जब ये पूरा होगा तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना। यस, आई एम रेडी टू परचेज योर कार फॉर ₹10,000 और उधर से कोई जवाब ही नहीं आ रहा। नहीं, कॉन्टैक्ट आपके बीच में नहीं हुआ। यहां तक कुछ पूछना हो किसी को तो पूछ सकता है। इन दो केसेस के बाद आपको अब यह समझना है कि आखिर जो कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज के बीच में होता है, टेलीफोनिक जैसे हमने किया, अब ए ने प्रपोजल किया जयपुर से और बी कहाँ बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है बॉम्बे में। तो ए ने कहा आई वांट टू सेल माय कार फॉर ₹10,000, वुड यू लाइक टू परचेज इट। बी ने कहा यस, ए ने कहा ओके। यानी कि ए ने एक्सेप्टेंस कहाँ सुनी, जयपुर में। तो जो कॉन्ट्रैक्ट इज मेड एट द प्लेस, कॉन्ट्रैक्ट इज मेड एट द प्लेस वेयर द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाय द ऑफरर। जहां एक्सेप्टेंस को सुना गया वो प्लेस होगी कॉन्ट्रैक्ट की। और अब नेक्स्ट पॉइंट कि अगर प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस जो का कम्युनिकेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हो रहा है तो क्या होगा। अब हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, ईमेल। यहां पर आपको इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट, इस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। आईटी एक्ट, तो हमें आईटी एक्ट नहीं पढ़ना है ना, हम आपको आईटी एक्ट पढ़ा रहे हैं। आईटी एक्ट के अंदर कुछ सेक्शंस दे रखे हैं जो आपको इस चीज को क्लियर करते हैं। तो मैं आप लोगों को केवल ये बता देता हूं कि वहां आपको 11, 12, 13 ये कुछ सेक्शंस हैं जो इसके बारे में बताएंगे। होता ये है, ए ने बी को मेल सेंड किया प्रपोजल का और बी ने इसको रिप्लाई दिया यानी कि एक्सेप्टेंस का। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कब पूरा माना जाएगा कि इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसका जवाब है जब ए बी के एक्सेप्टेंस मेल को पढ़ लेता है तो ये माना जाएगा इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट पूरा कब होगा, जब ए बी के द्वारा एक्सेप्टेंस मेल को पढ़ लेता है। अगर ए ने उसको खोला नहीं है, बंद रखा हुआ है, अभी तक मेल पढ़ी नहीं है, तो उनके बीच में किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। सेक्शन 7, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, प्रतिग्रहण आत्यंतिक होना ही चाहिए। एब्सोल्यूट लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू अ प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए वेदर यू एक्सेप्टेड माई प्रपोजल और नॉट। हाँ, सोचता हूँ, देखता हूँ, ठीक है, पर मैं 2 घंटे बाद बताता हूँ,
वैसे आप मेरी बात को सही मानना, मान तो रहा हूं लेकिन फिर भी देख लूं, एब्सोल्यूट। अनक्वालिफाइड, 200 रुपये कम कर दो ना, तुम पहले मेरे को वो स्कूटर भी दोगे साथ में, बताओ भाई ये क्या कर रहा है, मैं अपनी कार बेच रहा हूँ, तू ये कह रहा है कि स्कूटर दोगे तो मैं कार 10,000 रुपये में ले लूँगा, साथ में मेरे को फ्री में एक स्कूटर भी दे दे। क्या है ये सब, कंडीशन कैसे लगा रहे हो भाई? बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर unless the proposal prescribes the manner in which it is to be accepted। यदि प्रपोजल करने वाले ने, प्रपोजर ने कोई मैनर, कोई तरीका प्रिस्क्राइब्ड नहीं किया है, नहीं किया है, तो आप उसके प्रपोजल को कोई रीजनेबल मैनर के थ्रू मान लें। और अगर प्रपोजर ने कोई मैनर प्रिस्क्राइब्ड कर रखा है तो आपका एक्सेप्टेंस उसी तरीके में होना चाहिए, और कुछ मत बोलना, अपना दिमाग मत लगाना। मैंने जो तरीका आपको लिखा है प्रपोजल में, उसी तरह से एक्सेप्टेंस चाहिए। इफ द प्रपोजल प्रिस्क्राइब ए मैनर इन विच इट इज टू बी एक्सेप्टेड, प्रपोजर ने कोई मैनर प्रिस्क्राइब कर रखा है कि इसी मैनर में आपको एक्सेप्ट करना है, एंड द एक्सेप्टेंस इज नॉट मेड इन सच मैनर, किंतु आपकी तरफ से जो एक्सेप्टेंस हुआ है वो उस तरीके से नहीं हुआ जो तरीका मैंने बताया था, कॉमा, द प्रपोजर मे विदिन ए रीजनेबल टाइम आफ्टर द एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड टू हिम। जब एक्सेप्टर की तरफ से उसे कम्युनिकेशन हो जाता है प्रपोजर को, लेकिन प्रपोजर को यह बात पता चली कि जिस तरीके से मैंने इसके मांगा था एक्सेप्टेंस, इसने उस तरीके से मुझे नहीं दिया, उस मैनर में नहीं दिया, तो प्रपोजर की ये ड्यूटी बनती है कि रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर वो एक्सेप्टर को ये कह सके कि मिस्टर, मैंने आपको एक्सेप्टेंस के लिए कहा था कि इस तरीके से देना तो मानूंगा, पर आपने अलग तरीके से दिया है, इसलिए मैं आपकी एक्सेप्टेंस को नहीं मानता। इंसिस्ट दैट हिज प्रपोजल, वो इंसिस्ट कर सकता है बी को, जिसको प्रपोजल किया गया है, दैट किस बात के लिए, हिज प्रपोजल, कि उसके प्रपोजल को शैल बी एक्सेप्टेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड नॉट अदरवाइज। जो मैनर मैंने आपको बता रखा है एक्सेप्टेंस का, उसी मैनर में मैं प्रिस्क्राइब करूंगा, अदरवाइज नहीं। बट इफ ही फेल्स टू डू सो, ही किसके लिए यूज हुआ है, प्रपोजर के लिए। मान लीजिए रीजनेबल टाइम में ए ने ये बात नहीं कही, ही एक्सेप्ट द एक्सेप्टेंस, तो ये माना जाएगा कि प्रपोजर ने एक्सेप्टर के द्वारा दी गई एक्सेप्टेंस को स्वीकार कर लिया है, मान लिया है। यहां पर एक क्वेश्चन अगर मैं पूछूं तो वो ये बन सकता है कि प्रपोजर ने जो मैनर प्रिस्क्राइब किया है, क्या एक्सेप्टर उसी मैनर में एक्सेप्टेंस देने के लिए बाउंड है, तो इसका आंसर होगा यस। अगर एक्सेप्टर ने उसी मैनर में एक्सेप्टेंस नहीं पहुंचाई तो क्या ए उसकी एक्सेप्टेंस को मानने के लिए बाउंड है, तो यहां पर यह कहा जाएगा कि प्रपोजर एक्सेप्टर को इस बात से सूचित करे कि आपने जो एक्सेप्टेंस दी है वो मेरे बताए हुए मैनर के अंदर नहीं है, इसलिए आप अपनी एक्सेप्टेंस मेरे द्वारा बताए गए प्रिस्क्राइब्ड मैनर में ही दें। अगर ये वाली बात प्रपोजर ने रीजनेबल टाइम के अंदर एक्सेप्टर को नहीं भेजा, नहीं कम्युनिकेट किया, तो ये माना जाएगा कि प्रपोजर एक्सेप्टर की उस एक्सेप्टेंस को मानता है, स्वीकार करता है, एक्सेप्ट कर लिया, और दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ माना जाएगा। यहां पर सेक्शन 7 कंप्लीट होता है।
अब आपको किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले। सेक्शन 8 कहता है एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसीडरेशन। परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ ए प्रपोजल और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसीडरेशन फॉर ए रेसिप्रोकल प्रॉमिस which may be offered with a proposal is an acceptance of the proposal। बिल्कुल क्लियर कहा, किसी प्रस्थापना की शर्तों का पालन या व्यतिकारी वचन के लिए जो प्रतिफल किसी प्रस्थापना के साथ पेश किया गया हो उसका प्रतिग्रहण उस प्रस्थापना का प्रतिग्रहण है। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी वाले मामले में क्या हुआ था? यही तो हुआ था। उस लेडी ने क्या किया था? उस लेडी ने वो मेडिसिन ली और उसको वो बीमारी हो गई। कोर्ट ने यही तो कहा था कि जब कभी कोई ऑफर एट ए पब्लिक एट ए लार्ज किया जाता है एंड एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बी कंप्लीटेड बाय परफॉर्मिंग द कंडीशन ऑफ कंडक्ट। आपने अगर उसकी कंडीशंस को पूरा कर दिया है तो ये माना जाएगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है उसके ऑफर को। सेक्शन 8 यहां पर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं सेक्शन 9, प्रोमिसेस एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। सेक्शन 9, प्रोमिसेस एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। In so far as the proposal or acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be express। जहां तक किसी वचन की प्रस्थापना या उसका प्रतिग्रहण शब्दों में किया जाता है वो एक्सप्रेस कहलाता है, अभिव्यक्त कहलाता है। इन सो फार एज सच प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स, वर्ड्स के अलावा द प्रॉमिस इज सेड टू बी इम्प्लाइड, तो वो कहलाएगा इम्प्लाइड। इम्प्लाइड को हिंदी में बोलते हैं विवक्षित वचन कहलाएगा। हाँ, मैं रेडी हूं आपके इस कार को खरीदने के लिए 10,000 रुपये में, ये एक्सप्रेस हो गया। आपने लिख करके दे दिया, ये एक्सप्रेस हो गया। आपने कुछ नहीं बोला, आपने 10,000 रुपये लेकर के उसके सामने इसको दे दिए। बाय द कंडक्ट शो कर रहा है कि आप उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड इम्प्लाइड। और यहां पर सेक्शन 9 कंप्लीट होता है और इस तरह से चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।